ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आयुष तिवारी। आयुष स्क्रॉल में रिपोर्टर हैं, स्वागत है आपका। हेलो। और आनंद दत्त जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, झारखंड से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद बसंत जी। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जो सेबी के प्रमुख हैं माधवी पुरी बुच और उनके हस्बैंड, उन पे कई आरोप जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस वक्त लगे, उसके बाद से तमाम आरोप लग रहे हैं। अभी जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस बीच कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन आयुष ने इनको लेकर कई रिपोर्ट की है, जिसको मतलब हिंडनबर्ग ने भी कोट किया अपने ट्विटर पे और अपने वेबसाइट पे। तो हम आयुष से जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो काफ़ी लंबी थी, लगभग 15-16 हज़ार वर्ड, काफ़ी लंबी रिपोर्ट थी। तो जो सामान्य पाठक हैं या जो वीडियो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे कि आखिर उन पर इसका क्या असर होगा, ये क्या करप्शन है, क्या उन्होंने गड़बड़ी की है कि आरोप उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आयुष से हम ये समझेंगे। वहीं आनंद दत्त से, क्योंकि वो झारखंड से रिपोर्टिंग करते हैं, तो झारखंड में अभी चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन जो कुछ भी वहाँ हो रहा है वो बता रहा है कि आने वाले कुछ एक आध महीने में वहाँ पे चुनाव होंगे। चंपई सोरेन, जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया जेएमएम की तरफ से, और जब सोरेन वापस आए तो चंपई सोरेन को हटा के फिर उनको मंत्री बना दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बन गए। उसके बाद से कुछ खटपट चलने लगी और आखिरकार चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल पहले वहाँ सरकार चला रही थी, इधर उधर से दूसरी पार्टी से नेताओं को क्यों शामिल करा रही है, क्या हो रहा है। और साथ ही हम आनंद दत्त से भी जानेंगे कि जो बीजेपी एक बांग्लादेशी और दूसरे जो एक नैरेटिव वहाँ पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं। चंपई सोरेन जिस दिन बीजेपी ज्वाइन किए उनकी भाषा भी कुछ वैसी ही थी, जिसकी आलोचना भी हुई कि उनको पार्टी बदलते उनकी भाषा भी बदल गई। तो इन दो विषयों पे हम बात करेंगे। शुरुआत आयुष से करते हैं। आयुष, हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तब पहली बार एकदम चर्चा में ये जो सेबी की प्रमुख का नाम आया। हालांकि पहले छोटे मोटे मतलब स्टोरीज में आता था, लेकिन डायरेक्ट उन पर एलिगेशन लगे। आप थोड़ा समझाएंगे, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आए हुए काफ़ी समय हो गया और उसका ही एक्सटेंशन आपका एक रिपोर्ट था। तो थोड़ा अगर हिंडनबर्ग ने क्या एलिगेशन लगाए और जो आपकी रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि जिनका जिक्र किया जा रहा है जिन कंपनियों का, वो निष्क्रिय हो चुकी है, पर आपने रिपोर्ट किया कि नहीं, वो चल रही थी और उनसे 3 करोड़ कुछ रुपए इनकम भी हुआ था। तीन दोनों सवालों को अगर आप थोड़ा समझा पाएँ। तो सबसे पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब हमने नाम सुना था तो जनवरी 2023 में, हाँ, जब पहली हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी वो 105 पेजों की थी और उसमें ये एलिगेशन था कि अदानी ग्रुप सेबी के रूल तोड़ते हुए ओवरसीज एंटिटी, मतलब आपके जो टैक्स हेवन्स हैं बरमूडा में, मॉरिशस में, वहाँ कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके उसको अपनी कंपनी में लगा रहा है। हाँ। तो उसमें बाहर से किसी जो देखेगा व्यक्ति उसको लगेगा कि अच्छा, एक बरमूडा की कंपनी ने इन्वेस्ट किया है अदानी ग्रुप में, लेकिन एक्चुअल में अदानी ग्रुप का ही पैसा घूम के उनके कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है। जब ऐसी सेटिंग होती है तब जो प्रमोटर ग्रुप होता है, गौतम अदानी या उनकी फैमिली, वो उनको काफ़ी कंट्रोल होता है हमारे स्टॉक प्राइस पे। तो फिर अगर मैं ही 80% अपनी कंपनी कंट्रोल करूँगा ऐसे इन तरीक़ों से, तो मैं स्टॉक प्राइस को ऊपर नीचे कर सकता हूँ, जो कि इलीगल है। तो हिंडनबर्ग ने कहा था कि ऐसी स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड चल रहा था अदानी ग्रुप में। फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बैठी थी पिछले साल, सेबी को उन्होंने बोला कि आप इन्वेस्टिगेट करिए इस मामले को, और सेबी की 24 में से 23 इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा। और बेसिकली सेबी ने ये बताया था सुप्रीम कोर्ट को कि हमें ऐसा कुछ मिल नहीं पाया। जो वर्ड यूज़ हुआ था वो उन्होंने कहा था वीव हिट अ वॉल, मतलब इन्वेस्टिगेशन कुछ खास नहीं निकाल पाई, हम दीवार पे सर मार रहे हैं। हाँ, कि हम चल रहे थे, दीवार आ गई, हम उसके आगे नहीं जा पाएंगे। हाँ। तो सेबी को कुछ इस मामले में मिला नहीं। और फिर हिंडनबर्ग की जो 10 अगस्त को पिछले महीने जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि सेबी को शायद इसलिए कुछ नहीं मिला क्योंकि सेबी की जो करंट चीफ हैं माधवी पुरी बुच, चेयरपर्सन हैं, उन्होंने उन्हीं फॉरेन ओवरसीज एंटिटीज़ जिससे गौतम अदानी अलेजिडली मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे हैं, फंड्स की राउंड ट्रिपिंग कर रहे हैं, उन्हीं फंड में उन्होंने और उनके पति ने इन्वेस्ट किया था। 2015 में इन्वेस्ट किया था, 2018 में इन्होंने पैसे को वापस ले लिया और 2017 में
माधवीपुरी बुच आई थी। मतलब 1 साल ऐसा था जब वो होल टाइम मेंबर भी थी और उनका पैसा भी इन एंटिटीज़ में था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है कि 2015-16 से इन स्ट्रक्चर्स को सेबी खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा था हिंडनबर्ग के पहले से। अच्छा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि मैं एक संस्था की चीफ हूँ जो किसी की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वहाँ मेरा पैसा भी लगा था पहले। लेकिन तब तो होल टाइम मेंबर थे। तब वो होल टाइम मेंबर थे जी। और ये बेसिकली उनको डिस्क्लोज करना चाहिए था क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या पता अगर वो पहले बोल देती तो सबको पता होता कि हाँ हमें पता है आपके हस्बैंड और आपका इन्वेस्टमेंट था। आप या तो सेबी बोर्ड बोलता चलिए आप फिर से इन्वेस्टिगेट कर ही लीजिए, या तो बोलता आप अपने आप को रिक्यूज़ कर लीजिए। लेकिन उन्होंने और सेबी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें हमें ये क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने ऐसा डिस्क्लोज किया। और जितना जो मेरी एक स्टोरी उसमें ये थी जिसमें मैंने एक सेबी के बोर्ड मेंबर से बात की जिन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली उन्होंने ये जो अदानी की इन्वेस्टिगेशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद उसमें भी अपने आप को रिक्यूज़ नहीं किया था। वो ओवरसी कर रही थी, मॉनिटर कर रही थी, उन्हें पता था कि इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है। और आप ही की रिपोर्ट कहते हैं कि उन्होंने जो अभी ये इस सिलसिले में जो आखिरी रिपोर्ट है आपकी जो वहाँ पे मेंबर है उनके जरिए आपने बात की है कि जब अडानी पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद तब भी उन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि मैंने पास्ट में इन्वेस्टमेंट किया था, ऐसा है? हाँ, मतलब सेबी के बोर्ड को ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि उनके और उनके हस्बैंड का ये इन्वेस्टमेंट रहा है, जबकि चेयरपर्सन को सेबी के बोर्ड पे को ही डिस्क्लोज करना होता है। तो इन बोर्ड मेंबर ने कहा कि किसी को नहीं मालूम था सेबी के बोर्ड में या पूरे संस्था में कि ऐसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उन्होंने किए थे। और वो खुद भी उस इन्वेस्टिगेशन से खुद अलग नहीं की थी, नहीं, उसको ओवरलुक कर रही थी, देख रही थी। बिल्कुल, आपकी रिपोर्ट यही कहती है जी। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके जस्ट बाद आपने 2-3 रिपोर्ट की जिसमें एक था कि रिपोर्ट पे रिप्लाई देते हुए इन्होंने कहा 2 कंपनियों का जिक्र किया और बोला कि वो तो बंद हो गई है। अंग्रेजी का एक वर्ड है जो आपकी स्टोरी में है, डॉर्मेंट। हाँ, लेकिन आपने जब डॉक्यूमेंट्स निकालने शुरू किए तो आपको पता चला कि वो है और उसमें 3 करोड़ कुछ का इनकम हुआ। वो क्या था, थोड़ा समझा पाएँ? तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने मतलब ये तो बोला ही था कि हाँ सेबी को अदानी के इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला, इसका ये वजह ये हो सकती है ये इन्वेस्टमेंट। लेकिन उन्होंने 2-3 और इल्ज़ाम लगाए से माधवीपुरी बुच पे। उनमें से एक ये था कि इनकी 2 फर्म्स हैं, कंसल्टेंसी फर्म, एक मुंबई में बेस्ड है, एक सिंगापुर में बेस्ड है। दोनों में, मुंबई की फर्म में आज तक टू डेट माधवीपुरी बुच के 99% शेयर है। बेसिकली वो कंपनी की ओनर हैं। और जो सिंगापुर वाली फर्म है उसमें वो 2022 तक उनके सारे शेयर थे, अब उनके हस्बैंड को ट्रांसफ़र हो गया। सेबी के रूल्स ये कहते हैं कि आप सेबी के चेयरपर्सन या होल टाइम मेंबर होते हुए एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते। मतलब आप यहाँ पैसे कमाइए, आप उसके बाहर पैसे नहीं कहीं कमा सकते। कहीं और पे आप सीईओ नहीं हो सकते, कहीं एडवाइज़र नहीं हो सकते। लेकिन ये एक वायलेशन था क्योंकि जब सेबी की चीफ ने अपने एक पर्सनल स्टेटमेंट में कहा हिंडनबर्ग के बाद कि हमारी ये दोनों फर्म डॉर्मेंट हो गई, जैसे ही हम सेबी में आए ये टर्म डॉर्मेंट हो गई मतलब इनएक्टिव हो गई, इसमें कोई बिजनेस नहीं चल रहा था। हमने सिंपल उसका फैक्ट चेक ये किया, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे गए, डॉक्यूमेंट्स निकाले, कोई भी ऐसे कर सकता है 100 रुपये देकर। और उसमें जो लास्ट बैलेंस शीट है 23-24 तक, उसमें ये लिखा है कि 6 लाख रुपए सिर्फ 23-24 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने कमाए हैं और 17 से 23 के बीच में वो ज़्यादा है, 3.6 करोड़। तो मतलब कंपनी बिजनेस कर रही है, तो उन्होंने जो अपने स्टेटमेंट में बात बोली वो गलत है। जी, एक चीज़ मुझे जैसे किसी आम व्यक्ति को समझाना हो कि ये पूरा जो हिंडनबर्ग 2023 से जो अडानी पे उसने एक रिपोर्ट की, फिर अडानी और सेबी का नेक्सस, एक तरीके से कह सकते हैं नेक्सस, जो उसने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, इसमें गलती क्या क्या हो रही है अगर आप थोड़ा समझा पाएँ कि और एक मुझे अगर ठीक से याद है तो जब सेबी की चेयरपर्सन ये बनी थी तो उसके विदिन 1 या 2 वीक में अडानी साहब मिलने भी गए थे इनसे। तो मतलब क्या गड़बड़ी हो रही है और क्या इनके उपस्थिति कारण अडानी का जो पूरा जो एलिगेशन लग रहे हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग पे तो ये भी आरोप लगता है कि वो शॉर्ट सेल है और वो इनकम करना चाह रहा है, लेकिन आप रिपोर्टर हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स निकाले, आपका कुछ वैसा मोटिव नहीं होगा। तो आप क्या देखते हैं, क्या क्या इसमें गड़बड़ियाँ चल रही है? देखिए, सेबी का काम है आप अगर कल जाके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे
और आपका पैसा किसी ऐसी कंपनी में लगा है जो फ्रॉडुलेंट है, तो सेबी का काम ये है कि वो उस फ्रॉड को देखे, उसको फ्रॉड एक्सपोज होने के पहले, जब वो स्टॉक प्राइस गिर जाए, आपका जो पैसा लगा है डूब जाए, आपको बेसिकली नॉर्मल कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का काम सेबी का है। अगर ऐसा सच हुआ, अगर मान लें कि हिंडनबर्ग का चार्ट सही है कि अडानी ग्रुप अपना पैसा राउंड ट्रिप करके स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, तो हज़ारों लाखों लोगों का पैसा जो लगा है अडानी ग्रुप में, और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स 2017-18 से ही बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, मतलब बहुत लोगों का पैसा लगा है। तो अगर वो सब ये सब चार्जेस सही निकले, तो मतलब अडानी का स्टॉक फिर से गिरेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो ये सब बात निकल के आएगी। तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने लोगों ने शेयर होल्डर्स हैं, उन सबका काफ़ी नुकसान होगा। सेबी का काम इसको रोकना है, लेकिन सेबी की इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इस चीज़ में अभी तक वो कुछ पा नहीं पाए हैं, और अब ये पता चल रहा है कि सेबी की चीफ का इन्वेस्टमेंट ही अदानी ग्रुप में था, तो फिर मतलब वो कंज्यूमर को कैसे बताएंगे जब उनका खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट अदानी ग्रुप और उनके ओवरसीज allegedly लिंक फंड्स में है। तो मतलब अगर ये मान लीजिए कि अगर घर का गार्ड आपके, जिसको आपको चोर से बचाना है, उस गार्ड ने मिल के चोर के साथ ही कहीं पे जॉइंट बैंक अकाउंट खोला हो और उसमें उनका रोज़ मुनाफा हो रहा हो, तो आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं गार्ड को आपके घर को बचाएगा। अभी जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस बीच कांग्रेस लगातार हमलावर है, और कांग्रेस ने एलिगेशन तो लगा ही रही है। जो जी न्यूज़ के मालिक हैं, उन्होंने भी कल आज के अखबार में मैंने पढ़ा कि उन्होंने तो सीधे बोला है कि कोई एक व्यक्ति का नाम बताया है कि उसके ज़रिए मुझसे लेन देन की बात की गई थी। उन्होंने माधवी का नाम लिया है कि ऐसे पैसे लेने की बात हुई थी। कांग्रेस भी एलिगेशन लगा रही है ICICI बैंक से पैसे लेने के लिए। तो ये सब तमाम आरोप लग रहे हैं, ना माधवी जवाब दे रही हैं, ना सरकार कोई जवाब दे रही है। आप सेबी का देखो, ट्विटर अकाउंट वो प्रोटेक्ट करके रखा गया है। तो आखिर कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा, या ये इस एलिगेशन को आप कैसे बताएंगे? मतलब ये काफ़ी वरिंग ट्रेंड है, सिर्फ सेबी का नहीं, लेकिन आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में सारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस का, अगर कुछ इलेक्शन कमीशन के पास आप सवाल लेने जाएंगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। SBI इलेक्टोरल बॉन्ड के समय कुछ नहीं बोल रही थी, अब सेबी कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये ज़्यादातर एक तरह से इंस्टीट्यूशंस के साथ प्रॉब्लम है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं और आप पब्लिक में आके अपने आप को एक स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, या जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो गलत है। लेकिन चलिए गलत भी हो, आप स्टेटमेंट दीजिए। तो एलिगेशंस, कांग्रेस ने अभी तक सवाल पूछे हैं, कांग्रेस ने अभी तक पूरा ये हमें नहीं बताया कि वो उनके जो सवाल हैं उसका बेसिकली मेन क्वेश्चन क्या है, उनकी मेन थियोरी क्या है कि यहाँ क्या कर रही है। माधवीपुरी बुच ने ICICI से पैसा लिया, क्यों लिया, कांग्रेस ने हमें ये नहीं बताया, अभी सिर्फ उन्होंने सवाल पूछे। तो आप सवाल के तो जवाब दे ही सकती हैं, ICICI बैंक ने दे दिया है, आप भी बता सकती हैं। तो उनका या सेबी का कुछ नहीं कहना, मतलब जो बाहर से सिस्टम को देख रहा है नॉर्मल व्यक्ति, उसका तो ट्रस्ट एक तरह से मतलब कम ही होगा, क्योंकि आप पब्लिक को अकाउंटेबल हैं, आप इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में, अगर आप जवाब नहीं देंगे, बस चुप बैठे रहेंगे, तो उससे तो भला कुछ नहीं हो सकता। अब आप लगातार इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसी रिपोर्ट आएगी। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूं कि जैसे आज मैं पवन खेरा का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, और कल भी देखा, जब कल उन्होंने खुलासा किया कि 16 करोड़ कुछ रुपए जब ये होल टाइम मेंबर थी और फिर चेयरपर्सन बनी, तब ये उनको पैसे आए। फिर आज उन्होंने कल से जब ICICI ने रिप्लाई दिया, तो फिर इन्होंने आज फिर बोला, और ये बार बार कह रहे हैं हम चैलेंज कर रहे हैं कि वो हमारे जो एलिगेशन है उसको चैलेंज करें। तो मुझे एक चीज़ समझाइए, जो पवन खेड़ा जो है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं और कह रहे हैं हम बैक टू बैक और खुलासे करेंगे, और एक वो कह रहे हैं प्यादा कौन है, वजीर कौन है, वो पूरा चेस का गेम करा रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब में कौन है, कौन बचा रहा है? क्योंकि जो सेबी की चेयरपर्सन है, उनका चयन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करते हैं, एक कमेटी है। तो उसको थोड़ा समझाइए कि, और थोड़ा इनके बारे में कि इनका बैकग्राउंड क्या है, एक बैंकिंग सेक्टर में रही है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। हाँ, तो माधवीपुरी बुच सेबी की पहली ऐसी चेयरपर्सन है जो नॉन IAS चेयरपर्सन है, पहली ऐसी व्यक्ति हैं जो प्राइवेट सेक्टर से आई हैं। गुजरात से हैं, ये मुझे नहीं पता कहाँ से हैं, लेकिन इसके पहले वो 2009-11 तक
वो थी ICICI बैंक में 11 तक। हाँ। फिर उसके बाद वो सिंगापुर शिफ्ट हुई, वहाँ पे आई थिंक ग्रेटर पैसिफिक बैंक है, उसके साथ काम किया। हाँ। फिर वो सिंगापुर में उन्होंने एक अपनी कंसल्टेंसी शुरू की, मुंबई में कंसल्टेंसी शुरू की, काफ़ी जगह पे वो बोर्ड मेंबर रहीं, काफ़ी अलग अलग फर्म्स में, इंक्लूडिंग आइडिया, वोडाफोन आइडिया वगैरह। और उसके बाद 17 में वो सेबी में आई। तो उन्होंने पिछले दशक में काफ़ी काम किया है प्राइवेट सेक्टर में। तो आई थिंक ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी बात में हो रही है, क्योंकि आज तक सिर्फ IAS ऑफिसर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स सेबी के चेयरपर्सन बने हैं। तो ज़्यादातर रूल्स ऐसे बनाए गए हैं कि ये हाँ एक पब्लिक सर्वेंट है जो इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। किसी ने ये नहीं सोचा कि हाँ अगर हम किसी प्राइवेट व्यक्ति को लेके आए तो उसका पिछले कंपनी में ESOP रहेगा, स्टॉक ऑप्शन रहेगा, उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा प्राइवेट सेक्टर से, उसका कहीं पे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट होगा। तो क्योंकि पहली प्राइवेट सेक्टर से चेयरपर्सन है सेबी में, तो आई थिंक सिस्टम में उतना अभी तक कील नहीं कहीं पे लगी है, कहीं पे दीवार पे सीमेंट नहीं लगा है, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेस है। शायद इसके बाद हाँ, जैसे उन्होंने ESOP का मामला जब वापस आया कि जो कंपनी आपको एक स्टॉक ऑप्शन देती है, ICICI बैंक कह रहा है इन्होंने हमने स्टॉक ऑप्शन दिया था, ये रिटायरमेंट के 10 साल बाद भी इससे पैसे कमा सकती थी। तो माधवीपुरी बुच को शायद डिस्क्लोज करना चाहिए था, या ICICI बैंक को कहीं डिस्क्लोज करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पहले ऐसा होता नहीं था कि कोई प्राइवेट सेक्टर से आके सेबी का चीफ बना है, तो किसी ने इसके ऊपर रूल नहीं बनाया। अच्छा। तो बहुत चीज़ें ग्रे हैं यहाँ पे। जैसे आपने कहा कि ICICI बैंक ने कहा कि जो 10 साल तक यूज कर सकती है। आज पवन खेड़ा अपने PC में कह रहे थे कि इन्होंने इंडिया में तो कोई रूल नहीं बनाया, पर अमेरिका का जिक्र कर रहे थे कि 3 महीने के अंदर वो उसको निकाल सकती है। क्या ICICI ने क्या कहा? ICICI ने कहा है कि जैसे अगर मैं अपना, मेरे पास स्टॉक ऑप्शन है और मैं वो वेस्ट हो जाए मतलब मैं उसको वापस बेचकर उसके जो पैसे हैं ले सकता हूँ अपने पास। तो उसके वेस्ट होने के 10 साल तक वो वेस्ट रह सकता है और मैं उसको कभी बेच सकता हूँ उन 10 सालों में। तो मुझे लगता है कि इंडिया में पॉलिसी है ICICI बैंक की, क्योंकि मैंने देखा है उनके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो डिस्क्लोजर हैं उसमें वो महीने में 1, 2, 3, 4, 5 बार डिस्क्लोज करते रहते हैं किस एम्प्लॉई ने कब ESOP अपना रिडीम किया। तो कुछ लोग हैं उसमें जो 13-14 से हैं, तो सिर्फ माधवी का ना ऐसा नहीं है। मुझे लगता है जनरल पॉलिसी है। अच्छा। और उन्होंने अगर बोला है पब्लिक डिस्क्लोजर में अपने शेयर मार्केट के शेयर होल्डर्स के सामने, शेयर मार्केट को ही बोला है कि 10 साल, तो उन्हें सच ही बोला होगा। मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा पब्लिकली आके ICICI बैंक जैसा बैंक झूठ बोलेगा। आयुष लगातार इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हिंडनबर्ग के बाद जो रिपोर्ट है उसके बाद लोग मतलब इंडियन मीडिया तो वैसे भी ऐसे सीरियस और मेहनत वाले कामों में कम इन्वॉल्व होता है, पर आयुष लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप आयुष की रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो scroll.in पर जाएं और तमाम रिपोर्ट 4-5 रिपोर्ट अब तक आ चुकी है और मुझे उम्मीद है कि और भी रिपोर्ट इस पर आएगी। तो ऐसे ही काम करते रहिए। और अब हम आनंद दत्त की तरफ बढ़ते हैं। चंपई सोरेन आखिर बीजेपी क्यों ज्वाइन कर लिए, जबकि जो सोरेन फैमिली है, जो JMM है, जब उनको जेल हुई तो ज़्यादातर भारत में एक कल्चर देखा जाता है कि जो मुख्यमंत्री होता है अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देता है या फैमिली मेम्बर को। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को बना दिया, और अभी दिल्ली में देखिए मुख्यमंत्री जेल में है तो अभी तक रिस्क नहीं लिया जा रहा है किसको बनाया जाए। लेकिन JMM ने और सोरेन फैमिली में उन पर भरोसा किया, लेकिन जेल से उनके आते ही और मुख्यमंत्री पद छोड़ते ही चंपई सोरेन को ऐसा क्या हो गया कि वो बीजेपी में जाने का उन्होंने फैसला कर लिया, और काफ़ी कठोर शब्दों में उन्होंने लिखा कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा था। मैं छोटा सा कि एग्जाम्पल दूंगा इससे पहले। हाँ। एक बार अमित शाह रांची आए थे किसी कार्यक्रम के सिलसिले में, 1-1.5 साल पहले की बातचीत है। उनकी सिक्योरिटी में एक IPS ऑफिसर लगे हुए थे। एक दिन गाहे बगाए उनसे बातचीत हुई, हमने कहा कि उन्होंने कहा कि ये आदमी बहुत मतलब मतलब जब ये किसी होटल में रुकते हैं, इनके ठीक बगल वाले कमरे में कोई ना कोई डॉक्टर होता है, यानी इनकी थोड़ी मतलब इनकी दवाई रेगुलर चल रही होती है, रूटीन में भी एक डॉक्टर टीम के साथ होता है। लेकिन हमने उनसे एक सवाल किया कि क्या वजह है कि जब ये गुजरात में थे तब इनका जो चेहरा था और अब जो है वो इतना चेंज क्यों हो गया, मतलब वो चमक कैसे बढ़ गई। तो बहुत सिंपल सा जवाब उन्होंने दिया था कि पावर का जो नशा होता है ना, वो सबसे बड़ा नशा होता है, और वो आपको, आप कितना भी बीमार हो, किसी भी कंडीशन, उससे ज्यादा थ्रिल किसी चीज में नहीं। बिल्कुल।
तो ये यही वजह है कि आप लाख बीमार हैं, आप चार चार सुई ले रहे होते, लेकिन आप पोस्ट को होल्ड करते हैं और क्षेत्र में भाग दौड़ होते हैं, या फिर जो भी करना होता है पॉलिटिकल काम आप कर रहे होते हैं। तो जब तक चंपई सोरेन मंत्री थे, हेमंत के करीबी थे, हेमंत उनके पैर छू रहे थे, कल्पना सोरेन के पैर छू रहे थे, उनके लिए वो सब कुछ सामान्य था, वो चल रहा था। लेकिन जब वो पोस्ट होल्ड किए, और पोस्ट होल्ड करने के बाद ही वो फील आई होगी, यही वजह थी कि वो फील आते ही उन्होंने हेमंत सोरेन का जो टीम था उसकी पूरी टीम को बाहर किया, चाहे वो ब्यूरोक्रेट वाला टीम हो या फिर नॉन ब्यूरोक्रेट वाला टीम हो, जो पॉलिटिकल एडवाइजर, प्रेस एडवाइजर वाली टीम थी, सबको उन्होंने बाहर किया, अपनी टीम में किसी को नहीं रखा। यहाँ तक भी मामला ठीक था हेमंत सोरेन के लिए। बाद में जब हेमंत सोरेन की टीम के कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया, जो चंपई सोरेन की नई टीम थी, कि भाई आप अगर कुछ पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल डिसीजन ले रहे हैं तो एक बार राय मशविरा कर लीजिए, बता दीजिए, जानकारी दे दीजिए, पूछ लीजिए। तो इस पर उनके पॉलिटिकल एडवाइजर का, या जो एडवाइजर था, मैं एग्जैक्टली नाम, एडवाइजर जो थे, उनका जवाब बहुत टकासा था कि अब ये सब ऐसा यहाँ कुछ नहीं चलेगा, आपको अगर इस मसले पर कोई बातचीत करनी है तो सीधे चंपई सोरेन माननीय सीएम से बातचीत करिए, हमें दोबारा फोन मत करिएगा। तो तल्खी की एक शुरुआत यहाँ से होती है। हेमंत जेल में थे, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन ठीक ठाक पहुंच जा रही थी, चाहे जिस भी माध्यम से पहुंच रहा हो। तो अब उस इंफॉर्मेशन को, जैसे कि जब चंपई सोरेन ने रिजाइन किया, चंपई सोरेन जब ये घोषणा कर दिया कि अब हम नई पार्टी बनाएंगे या फिर किसी एक नए साथी के साथ चलेंगे, तब वो ये अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे इंसल्ट किया गया है सीएम पद से हटाने के दौरान, मैं शहीद हूं, मुझे बेइज्जत किया गया है। लेकिन एक जो बयान है हेमंत बिस्वा शर्मा का, अगर उस पर गौर करें, तो वो जब ये दूसरी बार दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात होनी थी, उसके मतलब मुलाकात होने से थोड़ी देर पहले की बातचीत है, जब मीडिया में कंफर्म हो गई कि मुलाकात होने जा रही है, रांची में हेमंत बिस्वा शर्मा ने बयान दिया कि कई महीनों से बातचीत चल रही है, अब पॉलिटिकल बातचीत को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया। अच्छा, कई महीनों का क्या मतलब था? जाहिर सी बातचीत है, आप पहले से प्लानिंग कर रहे थे कुछ उल्टा पुल्टा करने का। तो ये उसका संकेत है, जिसका बाद में मतलब अनऑफिशियली खुलासा हुआ ही कि ये प्लान कर रहे थे कि मतलब कोल्हान इलाके के और या फिर कहीं और के भी 8-10 विधायकों के साथ वो मतलब बीजेपी के सपोर्ट से फिर सरकार बनाए और हेमंत सोरेन सत्ता से बाहर हो। लाइक ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, ये प्लानिंग चल रही थी? अपुष्ट मतलब जो जानकारी मिली, लेकिन जो इंडिकेट कर रहे हैं सारी सूचनाएं, सारे बयान, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि इनकी प्लानिंग ये थी कांग्रेस के या फिर जेएमएम के, खासकर उनके कोल्हान इलाके में जहां 14 विधानसभा के सीट हैं, उस इलाके के जो एमएलए हैं उनको तोड़ लिया जाए, वो इनको अपना नेता घोषित करे और जेएमएम ही रहे जिसको बीजेपी सपोर्ट करे, या एक बड़ा विधायकों का ग्रुप बाहर चला जाए, चंपई सोरेन सीएम रहे, बीजेपी उसको सपोर्ट करे, इसके बाद बाकी सिस्टम चलता रहे। लेकिन शिवसेना पार्ट 2, शिवसेना पार्ट 2। हाँ, लेकिन चंपई सोरेन को ये आइडिया बिल्कुल नहीं था, ये चंपई सोरेन के लोगों को हेमंत सोरेन इतनी जल्दी जेल से बाहर आएंगे। अच्छा। और हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए तो कांग्रेस, मतलब इस प्रकरण की जानकारी ऐसा नहीं है कि केवल हेमंत सोरेन को थी, कांग्रेस आलाकमान को भी इस प्रकरण की जानकारी हो रही थी। यही वजह है कि जिस दिन हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, उसी दिन, अगले दिन शाम को सोनिया गांधी का फोन इनके पास आता है हालचाल लेने के लिए, जिसमें वो ये बात कहती है इनसे कि पावर का 2 सेंटर नहीं होना चाहिए, आप इसको लेकर कुछ कीजिए, पावर का एक ही सेंटर होना चाहिए। हमें पता चला कि आप और कल्पना जी मतलब पार्टी को लीड करेंगे और इलेक्शन को प्लान करेंगे, और चंपई जी आगे एक्सीड करेंगे, लेकिन जो मेरी जानकारी, उन्होंने जानकारी दोनों एक दूसरे के साथ साझा किया। यही वजह थी कि मतलब आने के साथ ही 2 दिन बाद 5 तारीख को ये प्लान हुआ कि आप 5 तारीख को रिजाइन करेंगे, और 7 तारीख को चंपई सोरेन शपथ ग्रहण लेंगे। हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। लेकिन जब ये विधायक दल की मीटिंग हो रही थी रिजाइन को लेकर, तो चंपई सोरेन इस बात से नाराज नहीं थे कि उनको हटाया जा रहा है। उनको पता था कि अगर ये बाहर आए हैं तो ऐसा कुछ होगा, लेकिन उनको ये भरोसा था कि जिन विधायकों के बूते वो ये प्लानिंग कर रहे थे, उसमें से कोई ना कोई ऑब्जेक्शन करेगा कि इनको कंटिन्यू करने दिया जाए। जब ऑब्जेक्शन थोड़े बड़े लेवल पे होगा तो हेमंत सोरेन सोचने पर मजबूर होंगे। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि हेमंत सोरेन ने पहले विधायकों से बातचीत कर रखी थी, तो उसमें से केवल एक विधायक ने बोला कि अभी सरकार के 6 महीने बाकी है, मतलब सरकार का अब मात्र 6 महीना बाकी है, ऐसे में अगर सीएम रिजाइन करते हैं चंपई सोरेन, तो क्या राज्यपाल राष्ट्रपति शासन नहीं लगा देंगे? तो हेमंत के करीबी एक विधायक ने कहा कि राष्ट्रपति शासन तभी लेगा जब हमारे पास बहुमत नहीं होगा। वो तो बहुमत है ही, ये तो कोई कारण ही नहीं कि चंपई सोरेन रिजाइन ना करे। तो ये बात सुनने के बाद जो 2-4 विधायक सपोर्ट में थे चंपई सोरेन के, वो साइलेंट हो गए। तो चंपई सोरेन इस बात से ज्यादा नाराज होकर अपने घर चले गए
और बाद में फिर मनाने के बाद उन्होंने रिजाइन किया। अच्छा, जब मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था इंडिया टुडे में, तो आपने वो बताया कि ये पहले हेमंत सोरेन पैर छूते थे, उनकी पत्नी पैर छूती थी, पर एक समय आया जब उन्होंने पैर नहीं छुआ, और तब मीडिया की और आप लोगों की नज़र गई कि चीज़ें गड़बड़ हो रही है। वो क्या हाँ वो इंसिडेंट था, अगर बताएं। और इसके साथ ही वो मुझे ज़रा, जो चंपई सोरेन है वो कितने पावरफुल हैं कि बीजेपी उनको लेने के लिए पूरा हेमंत बिस्व शर्मा उनको दिल्ली लेके आते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, और फिर उनको पार्टी में लिया जाता है। पहला सवाल ये था कि संबंध खराब होने का इंडिकेशन मीडिया को कब मिला। संबंध खराब होने तो शुरू हो चुके थे, ये बाद में हमें पता चला, लेकिन मीडिया को इंडिकेशन मिला एक संथाल परगना में, ये साहेबगंज में एक इलाका है भोगनाडीह, जहाँ हूल दिवस का शायद कार्यक्रम था। वो कि हूल दिवस का कार्यक्रम था, उसमें सीएम रहते हुए चंपई सोरेन भी थे उस प्रोग्राम में, और हेमंत के आए हुए एक ही दो दिन कुछ दिन हुए थे जेल से बाहर आए हुए, तो हेमंत और कल्पना सोरेन भी मतलब पब्लिक में पहली बार उस कार्यक्रम में गए थे। उस दौरान मंच पे दोनों की मुलाकात होती है, लेकिन दोनों में से पति पत्नी में किसी ने उनका पैर नहीं छुआ, और दोनों डिस्टेंस भी मेंटेन करते रहे, भले ही कुर्सी आसपास थी, लेकिन बातचीत ना के बराबर देखने को मिली। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरा ये था कि जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, तो सत्ता पक्ष के कई सारे विधायक और जेएमएम के कई सारे विधायक उनको रिसीव करने के लिए जेल गेट तक पहुंचे थे, या जब वो जेल से बाहर अपने आवास पहुंच गए थे, गुरुजी के आवास, अपने पिताजी यानी कि शिबू सोरेन का आवास भी गए, वहां भी कई सारे विधायक पहुंच के उनको फूल गुलदस्ता देकर उनका वेलकम करने पहुंचे थे, लेकिन चंपई सोरेन या उनकी टीम का कोई भी साथी इस पूरे प्रोसेस में कहीं नहीं था। ये तो पहला सवाल का जवाब होगा। दूसरा, कि बीजेपी उनको लेने के लिए बेचैन नहीं थी। जो झारखंड बीजेपी खासकर चंपई सोरेन को लेने के लिए कोई बिल्कुल भी बेचैन नहीं, क्योंकि वहां पहले से कई सारे पूर्व सीएम बैठे हुए हैं। हम्म। अर्जुन मुंडा हो गए, बाबूलाल मरांडी हो गए, सीएम इन मतलब कह सकते हैं रेस में जो सीएम है वो नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हैं। तो ऐसे में एक और सीएम को लाकर कोई अपनी पॉलिटिकल अपनी ही पार्टी में अपना कंपटीटर कोई खड़ा करना देखना नहीं चाहेगा। हम्म। और चूंकि ये जिद केवल और केवल था, सबसे पहले तो ये इनका तो ये मतलब प्लान तो दूसरा था इनको लाने का, चंपई ये हेमंत बिस्व शर्मा का। वो प्लान जब फेल हुआ तो अब ये आया कि भाई अब हम एक्सपोज हो चुके हैं, तो अब हम क्या करें, तो हमको पार्टी बीजेपी में ही शामिल होना है। तो इस पे हेमंत बिस्व शर्मा ने फिर से प्लान दिया कि आप एक नई पार्टी बनाइए और एक बार फील्ड में घूम जाइए, और इसके बाद जो लगता है उसके साथ फिर हम गठबंधन के साथ आगे आते हैं, फिर आगे डील होगी। तो वही वो बात हुई कि उन्होंने चंपई सोरेन ने घोषणा किया दिल्ली से लौटने के बाद कि हम अब नई पार्टी बनाएंगे, और क्षेत्र में घूमने लगे। उनको रिस्पॉन्स वैसा कुछ मिला नहीं होगा। उसके बाद फिर उनकी बातचीत हुई कि भैया ऐसा कुछ मामला है नहीं, तो हमारी पार्टी में हम अपनी पार्टी नहीं बना, काम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। हम्म। और सरयू राय से जब मेरी बातचीत हो रही थी इसी मसले पर, उन्होंने कहा कि सोलो सेलिंग का टाइम चला गया है। सरयू दो राय महीने बहुत में आप दिग्गज नेता हैं, और रघुबर दास को उन्होंने ही हराया था, सिटिंग मुख्यमंत्री को। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि सोलो सोलो सेलिंग का टाइम चला गया है। हम्म। अब जब ये जिद कर बैठे कि अब हम पार्टी नहीं बनाएंगे, तब हेमंत बिस्व शर्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जबकि मेरी जो जानकारी है कि झारखंड बीजेपी में हर एक नेताओं ने मतलब जितने भी टॉप लीडर हैं, सबने कहा कि भाई इनको कहिए बाहर से लड़े, पार्टी में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। हम्म। ये ऑब्जेक्शन ऑफ रिकॉर्ड कई सारे नेताओं ने, इनफैक्ट कई सारे पत्रकारों ने जो बीजेपी के हितैषी पत्रकार हैं, उन लोगों ने भी जाके अपने नेताओं को सजेस्ट किया कि ये कौन सा डिसीजन ले रहे हैं आप। ये अपनी सीट जाए कोल्हान, अपनी जीत जाए कोल्हान में, हाँ। उतना ही काफी है। आप ये सोच रहे हैं कि इनके आने से कोल्हान के 14 सीट में 4-5 सीट हम हासिल कर लेंगे, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो पार्टी ज्वाइन कर लिए। एक चीज़ बताइए कि मैं इन सब में जब ये सब पूरा प्रोसेस चल रहा था, तो जेएमएम का और हेमंत सोरेन का ट्विटर देख रहा था। लगभग हर शाम को एक बार मैं सर्च करता था कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब मैं देखना चाह रहा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। हेमंत सोरेन ने एक भी बयान नहीं दिया जो मेरी जानकारी है। जेएमएम के एक विधायक ने बोला था कि हमारे सम्मानित हैं, अगर वो जाते हैं, हमने उनका सम्मान किया। जेएमएम इस पे चुप क्यों है, या कुछ वहाँ स्थानीय में लोकल लेवल पे कुछ बोल रहे हैं जेएमएम के नेता? नहीं, जेएमएम टॉप लीडरशिप ने तय किया है कि हम चंपाई सोरेन को पॉलिटिकली शहीद नहीं होने देंगे। अच्छा। वो शहीद होने के बाद का जो सिंपैथी है वो हमारे पास ही रहेगा, वो उनके पास हम नहीं जाने देंगे। अब तो ये बात और भी एक्सपोज हो गया है कि भाई ये कोई इनकी कोई बेइज्जती टाइप मामला नहीं था। ये अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से ऐसा प्लानिंग कर रहे थे और बीजेपी में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। तो ये ट्रिक हेमंत सोरेन का काम किया। हालांकि इनडायरेक्टली हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि पैसों के लिए, मतलब पैसों के प्रभाव में अगर कुछ सारे नेता इधर उधर हो जाते हैं, उनका इशारा इनडायरेक्टली उन्हीं की तरफ था।
हाँ, बाकी नेताओं ने जिन्होंने में ऑन रिकॉर्ड बयान दिया, सबने ये कहा कि भाई जनादेश उनके साथ नहीं जाएगा, मैं जन समर्थन जो जेएमएम का है वो उनके साथ नहीं जाएगा, चाहे वो बीजेपी में रहें या कोई अपनी पार्टी बनाए। तो ये पॉलिसी शुरू से रही है जेएमएम की, और खासकर हेमंत सोरेन की। जब ये सीता सोरेन भी पार्टी से बाहर गई, तब भी उन्होंने सीता सोरेन और सीता सोरेन की बेटियों ने तो मतलब कहते हैं ना वो, मतलब भाषाई स्तर को जितना नीचे पार कर सकती थी वो बेटियों ने पार किया, और इन दोनों मियाँ बीबी के खिलाफ कितने सारे बयान दिए, लेकिन दोनों ने एक बार भी पलट के जवाब नहीं दिया। ये पहले भी हो चुका है, इस बार भी हुआ है। सीता सोरेन हेमंत सोरेन की मतलब अपनी भाभी हैं, और लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल कर लिया था और चुनाव हार गई हूँ। और दुमका से वो चुनाव लड़ी थी और 20,000 समथिंग वोट से वो हारी थी। और उसके बाद हारने के बाद उन्होंने अपने ही जो बीजेपी के लोकल लीडर हैं उन पर आरोप लगाए थे कि सहयोग नहीं करने का। एक चीज़ हम्म। बताइए, जो मुझे आपने कहा कि जेएमएम को लगता है कि जनादेश उनके साथ नहीं जाएगा। बीजेपी, क्या वो एक स्थिति होती है ना कि ना खाया जा रहा है ना उगला जा रहा है, तो चंपाई सोरेन वाले मामले में बीजेपी क्या उसी स्थिति में आ गई थी? बीजेपी ऐसी स्थिति में नहीं थी, भले स्टेट के टॉप लीडरशिप ऐसा सोच रहे हो कि उनके आने से कंपटीशन बढ़ गया, या फिर हमारे मौके कम हो गए, या फिर हमारे लिए अपनी जगह बनाने की मुश्किल होगी, ऐसा उनके लिए है। लेकिन पूरी बीजेपी या बीजेपी ऑल ओवर नेशन पार्टी को गौर करे तो ऐसी कोई स्थिति बीजेपी के लिए नहीं थी। अब भाई बीजेपी, अगर वो चुनाव बीजेपी सत्ता में नहीं आती तो बीजेपी का लोड थोड़ी ना है, या फिर अगर सत्ता में बीजेपी आती भी है तो बीजेपी ये तो मतलब इस कंडीशन में नहीं है कि उसको उनको सीएम बनाना ही पड़ेगा बीजेपी को। हम्म। बीजेपी इतना स्पेस किसी और दूसरे नेता को कभी नहीं देती है, जो खासकर दूसरे पार्टी से आए हुए नेता को, जिसका कि वजन बहुत ज्यादा नहीं। हम्म। भाई आपको डिप्टी सीएम बनाते हैं या राज्यसभा भेजते हैं, ऐसा कुछ लोड लेके चलती नहीं है। कर दिया तो वो अलग चीज है, लेकिन बीजेपी के पास ये मजबूरी नहीं है। लेकिन क्या है कि वो अब जिम्मा, चूंकि ये हेमंत बिस्व शर्मा के पास है, वो ऑफ रिकॉर्ड कई सारे लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अधिकारी कह चुके हैं कि भाई उड़ीसा में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, बिहार में हमारी सरकार है, यूपी में हमारी सरकार है, झारखंड से सटा हुआ जितना स्टेट है सब में हमारी सरकार है, बंगाल को केवल छोड़ दे तो ऐसे में अगर झारखंड भी हमारे पास आ जाता है तो हमारे लिए अच्छी बातचीत होगी। मतलब एक स्टेट का जिम्मा शायद, मतलब असम के सीएम को शायद पहली बार मिला है, जहां तक मेरी जानकारी है। इससे पहले किसी स्टेट का जिम्मा मिला मुझे आइडिया नहीं। तो ये उनके लिए बड़ा चैलेंज है कि तो वो हर वो तिकड़म, हर वो काम, हर वो चीज, हर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो, या फिर बीजेपी जिससे जीतने की कंडीशन में आ सकती है। उनकी प्लानिंग है कि चंपई सोरेन को ट्राइबल सीटों पर, खासकर जो 28 ट्राइबल सीट है उसमें से 26 इंडिया अलायंस के पास है इस वक्त, और इंडिया अलायंस को लगता है कि इस बार के हम 28 में 28 जीत जाएंगे। अच्छा। और बीजेपी को लगता है कि इस 28 में से अगर हमने 4 या 5 सीट पर भी डेंट लगाने में हम मतलब सफल हो गए, तो फिर जेएमएम की सरकार बनने से रही, फिर हम सरकार बना ले जाएंगे। तो वो उसी 5 से 6 सीट की तलाश में ये सारे टैक्टिस किए जा रहे पर लोकसभा के नतीजों को देखें तो जेएमएम को फायदा पहुंचा है। बीजेपी पांचों जो आदिवासी बाहुल्य सीट है हार गई है ना लोकसभा चुनाव में। हैं। राजनीति को समझने वाला एक सामान्य आदमी, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल रिसर्चर हो, ये बात एक शब्द में जान सकते हैं कि लोकसभा और विधानसभा दोनों निहायत ही अलग माहौल में, अलग कंडीशन में हाँ। होते हैं। पिछली बार लोकसभा में बीजेपी को इससे ज्यादा सीट मिली थी, और विधानसभा में वो बुरी तरीके से जी हार जी। गई थी। तो इस बार भी अगर हेमंत सोरेन ओवर कॉन्फिडेंट हुए हाँ। तो बीजेपी गेम पलट सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं। अच्छा, मेरा अब एक और सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी एक छवि बनाती है कि हम भ्रष्टाचार के एकदम अगेंस्ट हैं। एक परिवारवाद का तो है ही, भ्रष्टाचार का भी है। पर जिस दिन हेमंत ये चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए, उसके अगले दिन मधु कोड़ा, जो कुछ ही दिनों के लिए मुख्यमंत्री थे झारखंड के, वो भी बीजेपी में शामिल हुए। और हम सबको याद है जब हम लोग छोटे थे, जब मधु कोड़ा सीएम बने थे और करोड़ों रुपए का घोटाले का आरोप लगा, जेल में गए और शायद उसमें दोषी भी साबित हुए उस पूरे करप्शन केस में। तो उनको लेने का क्या मतलब है मधु कोड़ा को? और आप बता रहे थे हेमंत बिस्व शर्मा उनको डिफेंड कर रहे हैं। ईडी के हिस्ट्री में सबसे पहले शिकार मधु कोड़ा ही रहे हैं। अच्छा। तो देखिए क्या मधु कोड़ा का के बारे में हम जर्नलिस्ट है तो हम जानते हैं इन्होंने करप्शन किया था, इनके ऊपर आरोप था जो साबित हुआ, पॉलिटिकल बयानबाजी, ये सब अपनी जगह है। पब्लिक के बीच में क्या मधु कोड़ा भ्रष्टाचारी है? तो हम्म। इसका जवाब है वो अपने इलाके कोल्हान में पब्लिक की नजर में भ्रष्टाचारी नहीं है। चाहे वो जेएमएम के वोटर हो, चाहे वो बीजेपी के वोटर हो, चाहे वो कांग्रेस के वोटर हो, हम्म। वो उनको मधु कोड़ा के तौर पे जानते, किसी टाइम में भ्रष्टाचारी मानती थी, इस वक्त तो नहीं मान रही है। हारने और जीतने का अलग कारण हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार,
जैसे कि बीजेपी अपने टॉप लीडरशिप को, जो दिल्ली की लीडरशिप है, वो अपने स्टेट की लीडरशिप को इसी बात के लिए कोसती है कि तुमने हेमंत सोरेन को, हमने जेल तो भिजवाया, जो ऑफ रिकॉर्ड बातचीत है, लेकिन हम हेमंत सोरेन की इमेज को भ्रष्टाचारी नहीं बना पाए पूरे स्टेट में। आरोप तो है ही। और पॉलिटिक्स पूरे देश भर में कैसे चलती है, मतलब पॉलिटिक्स में जो पैसा कैसे ट्रेवल करता है, हाउस वाइफ बेहतर जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि पैसा ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड कैसे ट्रेवल करता है पूरी पॉलिटिक्स में। तो इससे जेएमएम या हेमंत सोरेन उनसे बाहर नहीं है। जब बीजेपी बाहर नहीं है तो जेएमएम हेमंत सोरेन भी बाहर नहीं है। लेकिन बावजूद इसके हेमंत सोरेन की वो इमेज नहीं है कि वो भ्रष्टाचार, भ्रष्ट सीएम। यही मधु कोड़ा के बारे में, उनके अपने इलाके में कम से कम वो भ्रष्ट वाले सीएम वाला फेस नहीं है। तो इसका वो अपने इलाके में अभी भी असर रखते हैं। हालांकि उनकी पत्नी भी अभी लोकसभा में 1 लाख वोटों से ज्यादा से हार गई थी। उसका एक अलग कारण रहा, उन्होंने पार्टी जो छोड़ा, कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी में आई। लेकिन मधु कोड़ा वो नेता है जो निर्दलीय भी अपने इलाके से जीतते रहे, उनकी पत्नी भी जीतती रही है। तो कम से कम अपने विधानसभा में और उसके आसपास की विधानसभा में, और खासकर हो जो एक ट्राइब है झारखंड का, जो कि जनसंख्या के लिहाज से तीसरा बड़ा ट्राइब है झारखंड, हो ट्राइब, मुंडा संथाल के बाद हो ट्राइब जो है वो तीसरी बड़ी आबादी है। तो उस कम्युनिटी में ये मधु कोड़ा तो होल्ड रखते हैं क्योंकि उसी कम्युनिटी का वो नेता है। तो ऐसे में मतलब उनका आना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाली बातचीत तो नहीं है। जी जी। ये काफ़ी मतलब दिलचस्प वाली बात है कि भले ही उन पे ईडी का केस हुआ और हेमंत सोरेन जेल गए और अब तो बेल मिल गई है, लेकिन उन पे ये जो करप्शन का जो इमेज है वो स्टिक नहीं किया है। मतलब दिल्ली में ऐसा मामला नहीं है। दिल्ली में अगर आप बात करेंगे अरविंद केजरीवाल से, लोगों से, जबकि मतलब जिन्होंने उस केस को फॉलो किया है, ज़्यादा उसके बारीकी में गए, उनको पता है उस केस का भी कुछ सरिया पाँव नहीं है। लेकिन करप्शन का जो एक एलिगेशन है जो अरविंद केजरीवाल पे लगा है वो स्टिक कर गया है। जब मुझे याद है, जब से वो घर की कहानी आई थी कि इन्होंने 55 करोड़ घर पे अपना लगा दिया, किया लगाया है, उससे ही उनकी इमेज वहीं पे खराब हो गई थी। लेकिन हाँ, हेमंत सोरेन पे नहीं हुआ ऐसा। इसके पीछे क्या वजह रही? मीडिया का टेंशन नहीं जाना, या वहाँ के जो बीजेपी के जिला प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी या दूसरे लोग हैं, उनका उस तरीके से सड़कों पे नहीं उतरना, क्या वजह रही? ऑथेंटिक प्रूफ का नहीं होना। अच्छा। टाइम थोड़ा बदला है पहले से। हाँ पहले आरोप लगा लालू प्रसाद यादव पर तो आरोप लग गया, हाँ लोग बात करने लग गए, इमेज बदलती चलेगी, चीजें आरजेडी के लिए खराब होती चली। हाँ। अब जब आप काउंटर कर रहे होते तो सामने में काउंटर करने वाला कौन है? जी। क्या वो सरयू राय हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आज तक कोई आरोप नहीं है? नहीं, वो बाबूलाल मरांडी हैं जो खुद दल बदल करके आए हैं, खुद पार्टी छोड़े हैं। उनके सामने कौन है? बीजेपी है, जिसके बारे में पूरा देश जानता है, या झारखंड के भी जनता, चाहे ट्राइब हो नॉन ट्राइब हो, कि कई सारे भ्रष्टाचार का आरोप लोग उस पार्टी में चले गए, पाक साफ हो, मतलब हो गए। जी। तो ऐसे में एक भ्रष्टाचार के आरोप वाला एक आदमी किसी दूसरे के लिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, वो एग्जिस्ट नहीं करता अब के टाइम में मेरे जी हिसाब से। जी जी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग है आयुष, बीजेपी झारखंड में जब मीटिंग होती होगी तो 4-5 सीएम बैठते होंगे, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, अब मधु कोड़ा भी, अब चंपई सोरेन, 4-4 पूर्व मुख्यमंत्री। रघुवर दास तो हालांकि चले गए बिल्कुल राज्यपाल बन के, वरना अगर वो होते तो वो भी 5-5 मुख्यमंत्री बैठते हैं। बिल्कुल। झारखंड में कब चुनाव होने की संभावना है? अब 4 अक्टूबर के बाद ही कुछ डेट अनाउंस हो सकता है। और सरकार इसीलिए, जो वर्तमान सरकार है, थोड़ा चिल है। वो सरकारी योजनाओं को लगाने में, उसको फैलाने में, उसके प्रचार प्रसार में लग गई है। हम्म। और बीजेपी अपनी प्लानिंग लग गई है कि किसको कहाँ से टिकट दिया जाए, क्या सोशल मीडिया कैसे मैनेज किया जाए, मीडिया मैनेज कैसे किया जाए, लोकल मीडिया जो है आज के टाइम में, कि फलाने विधानसभा में कौन सा यूट्यूबर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाला है, केवल उस प्रॉपर विधानसभा में उसको वो मतलब टैकल कर चुके हैं। उससे वो मतलब बातचीत के प्रोसेस में चली गई है। क्या डील होगा, क्या बातचीत, ये तो नहीं पता। आज जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हेमंत सोरेन आए थे दिल्ली, एक झारखंड भवन का उद्घाटन हुआ आज, और शाम को वो कांग्रेस की जो चेयरपर्सन है उनसे मिले, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से मिले, और उनकी वाइफ भी आई हुई है मल्लिकार्जुन हेमंत खड़गे सोरेन से। के, मल्लिकार्जुन खड़गे हम्म। से भी मिले। तो झारखंड में भी चुनाव होगा और देखते हैं क्या नतीजे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा लेकर आई है बांग्लादेशियों का, लेकिन एक आखिरी सवाल, क्योंकि पॉडकास्ट लंबा हो रहा है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड पे एलिगेशन है, कई अन्य स्टेट पे, झारखंड में तो पहले ये जो सांसद हैं देवघर के, वो आरोप लगाए, निशिकांत निशिकांत दुबे, दुबे, उन्होंने गोड्डा के सांसद। काफ़ी मुद्दा उठाया, हाँ गोड्डा के सांसद, उन्होंने काफ़ी इसको ले जाकर वो लोकसभा में भी उठा दिए। लेकिन अगर कोई बांग्लादेश से आता है
इलीगल तरीके से। झारखंड का जो बॉर्डर है वो किसी देश से तो लगेगा नहीं। अगर कोई झारखंड में बांग्लादेश से आएगा वो असम होके ही आएगा, असम या पश्चिम बंगाल या असम या नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट से। तो बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ के हाथ में होती है। बीएसएफ के हेड अमित शाह हैं, जो अभी गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री उसके हेड होते हैं। तो किसी स्टेट पे ये आरोप लगाना कि आप बांग्लादेशियों को जगह दे रहे हैं, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हिपोक्रेसी नहीं लगती कि भाई बॉर्डर पे तो सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, आप आने ही क्यों दे रहे हो? और क्या ये मामला वर्क कर रहा है ग्राउंड पे? अभी फिलहाल तो वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन बीजेपी के लोगों को यूनाइट करने के लिए ये मुद्दा काफी था। मतलब बीजेपी के जो अपने ट्राइबल वोटर हैं संथाल वाले इलाके में, गोड्डा, देवघर, दुमका, इन सब इलाके में, उसको यूनाइट करने के लिए उनके पास पब्लिक में जब चाय पीने जाते हैं सुबह शाम, तो पब्लिक में बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल कार्यकर्ता के पास भी कोई मतलब तड़कता भड़कता मुद्दा चाहिए। तो उन कार्यकर्ताओं के लिए ये मुद्दा सेट कर गया, वो यूनाइट हो गए। अब रही बात आम पब्लिक की, तो बीजेपी के नेताओं ने एक लिस्ट निकाला जिसमें ये दिखाया कि एक महिला है जो आदिवासी है और उसके पति एक मुसलमान है, और इसके माध्यम से उसने कहा कि भाई डेमोग्राफी बदल रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये नहीं बता पाई कि ये जो मुसलमान है वो झारखंडी मुसलमान है या दूसरे राज्य के मुसलमान है, वो भारतीय मुसलमान है या बांग्लादेशी मुसलमान है। वो ये डिफाइन नहीं कर पाई, ना वो साबित कर पाई। हाई कोर्ट ने भी पूछा स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से कि भाई कितने बांग्लादेशी है। तो उस इलाके में 6 जिले आते हैं। सभी जिला के जिलाधिकारियों ने हाईकोर्ट को जवाब दिया, एक हफ्ता पहले की बातचीत है, कि अभी तक हमें एक भी बांग्लादेशी संथाल इलाके में नहीं मिला है। तब अब हाईकोर्ट पूछ रहे, तब ये बताइए कि आदिवासियों की जनसंख्या घट कैसे रही है। तो कुल मिला के ये है कि गडमड, मतलब थॉट के लेवल पे ऐसी गडमड फैला देना कि पब्लिक थोड़ा कंफ्यूज हो जाए और जिसके तरफ वो जाना चाहे वो आसानी से झुक के चली जाए। तो मामला इतना भरा है। फिलहाल ग्राउंड पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा मुद्दा इस लेवल का, जिस लेवल बीजेपी मीडिया में बोलती है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए, और हम लगातार आपकी रिपोर्ट पढ़ेंगे और देखेंगे। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो स्वतंत्र पत्रकार हैं, अलग अलग संस्थाओं के लिए लिखते हैं, इनसे जुड़ना है तो ट्विटर, फेसबुक हर जगह मौजूद हैं, तो आप जाइए, इनको पढ़िए। झारखंड के बारे में इनसे सटीक मेरी जानकारी में कोई सूचना नहीं देता, क्योंकि मुझे एक याद आ रहा है, जब चंपई सोरेन पार्टी बदल रहे थे तो बीबीसी न्यूज़ पे इन्होंने बात की थी और बोला था कि बहुत कम मुश्किल, मतलब बहुत नामुमकिन सी बात है कि चंपई सोरेन अपनी पार्टी बनाएंगे, क्योंकि एक तो समय कम है, विधानसभा चुनाव में 2-3 महीने हैं, दूसरा पैसा कहाँ से आएगा। और अंत में हुआ यही। मुझे बीच में लगा कि हो सकता है इनकी भविष्यवाणी गलत हो जाएगी जब चंपई सोरेन ने कहा कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे। तो इसीलिए हमारे लिए झारखंड के इंसाइक्लोपीडिया हैं। तो बहुत शुक्रिया आपको, आपका इतना सारा समय देने के लिए। थैंक यू। अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं, और जो रिकमेंडेशन का होता है, आयुष क्या है रिकमेंडेशन आपका? क्योंकि आजकल हम फाइनेंशियल फ्रॉड पे स्टोरी कर रहे हैं, तो एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है मैडॉफ करके, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम जिस आदमी ने की थी 2008 में, वो एक्सपोज हो गया था और फिर वो जेल में ही मरा 2021 में। $65 बिलियन, अच्छा, पता नहीं कितना करोड़ होता है, वो बहुत ज़्यादा करोड़ होता है। 3 एपिसोड की सीरीज़ है, बहुत अच्छी। तो वो मैंने देखी रिसेंटली और मैं रिकमेंड करूँगा। और दूसरी एक किताब मैं पढ़ा, उसका नाम है हस्बैंड ऑफ अ फैनेटिक। अच्छा। 2004 में एक राइटर ने इंडिया और पाकिस्तान घूम के जो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स है और हिंदू मुस्लिम जो रिलेशनशिप है उस पर, मतलब एक रिपोर्टिंग एक मान सकते हैं आप, लेकिन किताब के फॉर्मेट में। अमिताभ कुमार ऑथर हैं। काफ़ी अच्छी किताब है। तो ये दोनों। दत्ता भैया? मैं एक स्टोरी के सिलसिले में कई सारा किताब पढ़ रहा हूँ फिलहाल। मुझे एक स्टोरी करनी है, एक लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी प्लान किया है, और वो है मतलब छत्तीसगढ़ और झारखंड को बेस्ड करते हुए कि माओइज्म का अभी क्या स्टेटस है, और जो भी स्टेटस है वो इस स्थिति में कैसे पहुंचा है पिछले 10 साल में। मतलब सरकार कितना स्ट्रांग हुई है या माओवादी किस लिहाज से कैसे कैसे कमजोर हुए हैं, बावजूद वो कहाँ स्टे कर रहा है। तो मैं उससे रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं, मतलब अभी तो मैं चारू मजुमदार के संग्रहित रचनाएं पढ़ रहा हूँ। इससे पहले झारखंड के 2-3 राइटर ने एक लाल लकीर है हरदेव जोशी के, उसको मैंने कंप्लीट किया है। इसके अलावा वर्किंग विद कॉमरेड्स, जो वो उसको मैंने कंप्लीट किया है। ये 3-4 किताब मैंने अभी पढ़ी है। तो अगर किसी को मन करे दोबारा इस चीज को पढ़ने के लिए, वो पढ़ सकते। जैसे आयुष ने बताया फाइनेंशियल को लेकर, तो मुझे बहुत पहले एक मेरे सीनियर हैं प्रतीक गोयल, उन्होंने बोला था कि ये देख, बड़े सुंदर डॉक्यूमेंट्री है,
वायर कार्ड एक कंपनी थी जर्मनी की, और कैसे जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं अडानी और हिंडनबर्ग को रिपोर्ट को लेकर, कभी कभी मुझे फील आता है कि वही सब चल रहा है। वो जर्नलिस्ट कितनी मेहनत करता है, वो जाता है और वो कंपनी जहाँ से चल रही होती है एक सिंपल आदमी का घर होता है, उसको पता नहीं होता है कि यहाँ पे कोई कंपनी भी चल रही है। तो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, और कंपनी ही बंद हो गई थी इस जर्नलिस्ट ने। और मुझे एक उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, उस पर हमेशा नज़र रखी जाती है। तो लैपटॉप में शायद कोई सिस्टम होता है, जब अगर आप वो रोज़ आता है अपना लैपटॉप खोलता है, लिखता है, फिर बंद करता है, फिर अगले दिन आके खोलता है, फिर लिखता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप नेटफ्लिक्स पे ही देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट ख़त्म होता है। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें लिख कर भेजिए। आयुष की रिपोर्ट आप scroll.in पर पढ़ सकते हैं। आनंद दत्त स्वतंत्र पत्रकार हैं, तो उनकी रिपोर्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ सकते हैं। साथ ही एक बात आपको बतानी है कि आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। हम आपके सहयोग से काम करते हैं, इसीलिए जनहित की खबरें आप तक लाते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री का सेना प्रोजेक्ट चल रहा है, जो गाजा और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है अभी, लगातार उस पर खबरें आ रही है। तो वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवासन जैन वहाँ जाएंगे और वहाँ की ज़मीनी हालत क्या है वो आप तक पहुँचाएंगे। आप इस सेना प्रोजेक्ट को अपना सहयोग दें। सहयोग देने के लिए newslaundry.com/सेना पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.